हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम सॉल्व कर लेते हैं हमारा मॉडल पेपर 3। आज का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो 80 क्वेश्चंस में से अगर आप 50 प्लस क्वेश्चंस भी ठीक कर रहे हैं तो मतलब आप ठीक स्टैंडर्ड पे हैं अभी, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस को अगर आपसे कम होते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं थोड़े आज के पेपर में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइन निडल हैज़ पेंसिल टिप पॉइंट। ठीक है, ये सबको पता है कि पेंसिल टिप पॉइंट कौन सी होती है, ड्यूरा सेपरेटिंग होती है, और बाकी की जो बच गई वो ड्यूरा कटिंग होती है। तो पेंसिल टिप पॉइंट में क्या क्या आते हैं, वाइटेकर आता है और एक आता है स्प्रोटी। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे स्प्रोटी है। बाकी तीन क्या हो गई हमारी, बाकी तीन हो गई हमारी ड्यूरा कटिंग, तो स्प्रोटी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई चांसेस ऑफ पोस्ट स्पाइनल हेडेक अकर्स इन। ठीक है, तो पोस्ट स्पाइनल हेडेक कब होता है, जब या तो CSF लॉस हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए। दो तरह के हमने पढ़े थे, लो प्रेशर हेडेक, एक था हाई प्रेशर हेडेक। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे इसका। पहला क्वेश्चन है, द मोर गीर स्पाइनल निडल यू यूज चांसेस विल बी मोर। तो ये बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा गेज निडल की आप स्पाइनल निडल लोगे, जितनी ज़्यादा गेज की, तो चांसेस उतने ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। जो स्पाइनल निडल होती हैं वो 18 गेज से लगभग शुरू होती हैं, 27 तक जाती है। ठीक है, इतना आपको पता है। जैसे जैसे गेज बढ़ता है वैसे वैसे निडल की जो डायमीटर होता है वो कम होता जाता है, यानी कि पतली होती जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 27 गेज की सबसे बड़ी है। सबसे जो बड़ा डायमीटर किसका होगा, वो 18 गेज का होगा। तो सबसे ज़्यादा लॉस किसकी वजह से होगा, 18 गेज की वजह से होगा। तो इस पहला स्टेटमेंट हमारा में गलत हो चुका है कि जैसे जैसे गेज बढ़ेगा वैसे वैसे चांसेस बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे पोस्ट स्पाइनल हेडेक के। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन, द लेस गेज निडल यू यूज़ चांसेस विल बी मोर। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि जितना कम गेज का आप निडल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा CSF लॉस होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, पोस्ट स्पाइनल हेडेक बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट लग रहा है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम। यूजिंग पेंसिल टिप पॉइंट स्पाइन निडल। ठीक है, पेंसिल टिप पॉइंट में ड्यूरा सेपरेटिंग है, इसमें पोस्ट स्पाइनल हेडेक के चांसेस कम होते हैं। यूजिंग वाइटेकर निडल, तो ठीक है वाइटेकर पेंसिल टिप होती है तो इसमें भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। द लेस गेज निडल यू यूज़ चांसेस विल बी मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन सिरिंज आर यूजुअली मार्क्ड विद। ठीक है, इंसुलिन जो सिरिंज होती है वो नॉर्मली उसकी मार्किंग्स क्या होती हैं, उसके ऊपर ML होती है या फिर MM होती है, MMQ होती है, फिर IU होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा IU मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट्स में आती है। ठीक है, ये इंसुलिन सिरिंज होती है, उसकी जो मार्किंग्स होती हैं वो इंटरनेशनल यूनिट्स के अकॉर्डिंग मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्शन कैथेटर एंड ट्रायल्स ट्यूब आर जनरली साइज्ड इन FR। ठीक है, विच मीन्स FR होता है फ्रेंच। ठीक है, तो आप सबको पता है फ्रेंच में इसकी साइज़ मेजर की जाती है, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, ऐसे करके अलग अलग साइजेस आती हैं इसकी। तो ये बोल रहा है फ्रेंच का मतलब क्या होता है कि, तो ऑप्शन हमारे पास है, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 3 mm, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 1 mm, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.11 mm। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.33 mm। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। जितने ज़्यादा मतलब मान लेते हैं 12 फ्रेंच की आपने क्या यूज़ की, RT यूज़ की, तो इसका अगर डायमीटर पूछेगा तो 12 इंटू आप कर दे 0.33। ठीक है, तो इससे इसका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंच मतलब होता है 0.33। ठीक है, MM उसका डायमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्यूबेशन रिड्यूसेस द एनाटॉमिकल डेड स्पेस बाई। जब इंट्यूबेशन करते हैं तो आप सभी को पता है हमारा जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो माउथ वाला पोर्शन था, फेरिंग्स वाला पोर्शन था, नेजल वाला पोर्शन था, ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं। सीधा माउथ के पास ट्यूब होती है, ट्यूब का माउथ ट्यूब की एंड होता है, और दूसरा एंड होता है हमारा क्राइना के पास में, तो सीधा बाईपास कर देता है बाकी सारे चीज़ों को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस हमारा रिड्यूस होता है। तो पहली बात ये तो हमको पता लग गई। ठीक है, अब कितना रिड्यूस होगा, ऑप्शन है 120 ml, 150 ml, 70 ml, 30 ml। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 150 ml। ठीक है, तो अप्रोक्स देखें तो 50% के आसपास इसकी वजह से कम हो जाता है। ठीक है, तो 150 का 50% कितना होता है 70 ml। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नेजल इंट्यूबेशन इज टू बी डन। ठीक है, देन इंसर्शन डेप्थ ऑफ ईडी ट्यूब इज। ठीक है, इंसर्शन डेप्थ यानी कि कितनी अंदर डालनी है ट्यूब। ठीक है, तो वो होती है इंसर्शन डेप्थ। अब ये पूछ रहा है नेजल इंट्यूबेशन के लिए कि नेजल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो इंसर्शन डेप्थ के साथ क्या करना चाहिए। पहला है लेस देन ओरल इंट्यूबेशन डेप्थ, ये गलत है। ठीक है, ओरल से तो ज़्यादा ही चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि नेजल के थ्रू पाथवे इधर होते हुए जा रही है, तो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे वो ये मान लेते हैं ओरल था, ओरल से यहाँ कैराइना तक जा रही थी, तो पहले मान लेते कि अपन 20 सेंटीमीटर्स को चाहिए थी यहाँ से यहाँ तक आने। अब क्या करेगा, ऊपर से ट्रेवल करके आएगा नेजल पैसेज से, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा ऐसे करके, तो इसको 23 सेंटीमीटर आसपास, यानी कि 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी जो डेप्थ होती है वो बढ़ जाती है अगर नेजल इंट्यूबेशन कर रहे हैं तो।
तो पहला ऑप्शन गलत है, लेस देन ओरल इंट्यूबेशन नहीं आएगा, मोर देन ओरल इंट्यूबेशन आएगा, सेम भी नहीं होएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, मोर देन ओरल इंट्यूबेशन डेप्थ, ठीक है। और नॉर्मली कितनी मान जाती है, 3 सेंटीमीटर ऐड कर दो आप ओरल इंट्यूबेशन के साथ में, 3 सेंटीमीटर ऐड कर दो, उतने पे फिक्स करना है उसको। नेक्स्ट है ईटी ट्यूब इज जनरली फिक्स्ड एट, ईटी ट्यूब को कहाँ फिक्स किया जाता है, 2 to 3 सेंटीमीटर बिलो वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, वोकल कॉर्ड्स से नीचे होती है, तुमको पता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है 4 to 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वोकल कॉर्ड्स अबव वोकल कॉर्ड्स, सॉरी यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा कैराइना, ठीक है। तो 4 to 5 सेंटीमीटर अबव द कैराइना, तो ये भी ठीक है। बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। फिक्स्ड एट लेवल ऑफ कैराइना गलत, ठीक है। कैराइना तो एकदम बाइफर्केशन पॉइंट होता है ट्रेकिया का, तो वहाँ थोड़ी ना उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। कहाँ फिक्स करते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर ऊपर करते हैं कैराइना से, तो यहाँ पे था कैराइना। सेकंड ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है आफ्टर इंट्यूबेशन इट इज़ नोटिस दैट चेस्ट इज राइजिंग फ्रॉम ओनली वन साइड, दिस मीन्स दैट आपने इंट्यूबेशन कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो चेस्ट राइज देखी जा रही है वो सिर्फ एक साइड से चेस्ट राइज हो रही है, ठीक है। अब एक साइड से चेस्ट राइज होने के क्या कारण हो सकते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ईटी ट्यूब इज फिक्स्ड एट प्रायर लेवल, प्रायर लेवल यानी मतलब ईटी ट्यूब को जहाँ पे कैराइना से 4 से 5 सेंटीमीटर फिक्स करना था उससे आपने पहले फिक्स कर दिया, तो इसकी वजह से ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो शायद एक ही लंग में वेंटिलेट हो, ठीक है। इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। दूसरा है ईटी ट्यूब इज फिक्स्ड एट डीपर लेवल्स, इसमें इस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एक लंग एक साइड से चेस्ट राइज हो रही है, मतलब कि ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, लेफ्ट राइट, ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ राइज कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पोर्शन में वेंटिलेशन अच्छे से हो रहा है पर इस वाले पोर्शन में वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कब होगा, यहाँ पे क्या होती हैं, इसके ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तब होगा जब वो ट्यूब थी हमारी ईटी ट्यूब, वो इस साइड के जो ब्रोंकियल वाला पोर्शन था यहाँ पे जा चुकी है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो अब क्या होगा, राइट साइड वाला पोर्शन वेंटिलेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ईटी ट्यूब इज़ फिक्स्ड एट डीपर लेवल्स, यानी कि जितने पे फिक्स करनी थी उससे ज़्यादा अंदर तक जा चुकी है ट्यूब, ठीक है। तो ज़्यादा अंदर चल जाती है मतलब क्या होता है, उससे एक साइड का लंग ही वेंटिलेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ईटी ट्यूब इज फिक्स्ड एट डीपर लेवल्स। ऑप्शन थर्ड हमारा ईटी ट्यूब लीक है। लीक होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक साइड का लंग उस पर वेंटिलेट होगा, दोनों वेंटिलेट होते हैं पर कम होते हैं वेंटिलेट, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। ईटी ट्यूब कव इज़ नॉट इन्फ्लेटेड प्रॉपर्ली, अगर कव आपने इन्फ्लेट नहीं किया अच्छे से तो भी इस पर अकेले लंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में पड़ता है, तो ये भी नहीं आएगा, तीनों ये गलत हो गए। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइल्ड सेडेशन इफ पेशेंट इज डिसैचुरेटिंग, ठीक है। माइल्ड सेडेशन दिया था पेशेंट को, कोई प्रोसीजर चल रहा है और पेशेंट क्या करने लग गया, डिसैचुरेट करने लग गया, ठीक है। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू मेक इट करेक्ट, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए पहला स्टेप आपको क्या करना है, इंसर्ट ओरोफेरेंजियल एयरवे एज इन माइल्ड सेडेशन ऑल्सो द चांसेस ऑफ टंग फोल, ठीक है। पेशेंट को क्या हो सकता है, टंग फोल हो सकता है माइल्ड सेडेशन में, तो आप क्या दे सकते हैं, उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे दे सकते हैं क्या। ठीक ठीक लग रहा है दिखने में आपको ये, पर ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब माइल्ड सेडेशन देते हैं पेशेंट को, यानी कि पेशेंट पूरी तरीके से सेडेट नहीं है, ठीक है। तो पूरी तरीके से सेडेट नहीं है, अगर आप उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे डालेंगे तो वो उसको वो नहीं कर पाता, फिर मतलब उसको सहन नहीं कर पाएगा उसको, तो वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उससे इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके रिफ्लेक्स भी जनरेट हो सकते हैं, एयरवे रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज़ नहीं करेंगे माइल्ड सेडेशन में। अगर डीप सेडेशन होता है, ठीक है, मतलब लेक्सेंट वगैरह सब कुछ दे रखे हो, तो तब ओरोफेरेंजियल एयरवे आप यूज़ कर सकते हैं मास्क के साथ में। पर इस कंडीशन में माइल्ड सेडेशन में ओरोफेरेंजियल एयरवे के कंपेयर में हम क्या करेंगे, नेजोफेरेंजियल एयरवे डालेंगे उसको, ठीक है। तो नेजोफेरेंजियल इज मोर करेक्ट आंसर। सेकंड तो ठीक लग रहा है। थर्ड हमारा इमीडिएटली इंट्यूबेट नहीं करना होता है, ठीक है। पहले एग्जामिन कीजिए कि किस वजह से ऐसा हो रहा है जल्दी से, ठीक है। डायरेक्टली इंट्यूबेट करना रास्ता नहीं होता है। जब एकदम ही एक्सट्रीम हो गया कि कुछ हो ही नहीं रहा ऑप्शन, तब जाके इंट्यूबेट किया जाता है। पहले इससे करेक्ट कर सकते हैं हम, इंसर्ट नेजोफेरेंजियल एयरवे और साथ में क्या कीजिए, ऑक्सीजन मास्क से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए, तो हो सकता है उसकी वजह से उसको ठीक हो जाए। टंग मेनली किस वजह से हो रहा था, क्योंकि माइल्ड सेडेशन जब आप देते हैं, ठीक है, जैसे कीटामिन वगैरह आपने दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, टंग फॉल हो जाती है, ठीक है। तो टंग फॉल हो गई तो उसकी वजह से ओरल वाला जो पोर्शन था वो तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ से वेंटिलेट नहीं हो पाएगा अगर आपने मास्क लगा के रखा है तो, ठीक है। नाक से वेंटिलेट करना पड़ेगा। नाक से करने के लिए आप नेजोफेरेंजियल एयरवे डालो, साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड मास्क लगा दो, तो ये आराम से वेंटिलेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा सेडेटिव एजेंट का, वैसे वैसे टंग फॉल तो वापस ठीक हो ही जानी है। तो मोर करेक्ट आंसर आएगा हमारा इंसर्ट नेजोफेरेंजियल एयरवे, क्योंकि ज़्यादा बियरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ओरोफेरेंजियल एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी फ्लो मीटर इन एनेस्थीसिया वर्कस्टेशन इज यूजेस टू, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया जाता है ऑक्सिलरी फ्लो मीटर।
ऑप्शन हैं डिलीवर फ्रेश गैस फ्लो इन मशीन फेलियर, ठीक है, मशीन फेल होगी तो फ्रेश गैस फ्लो दे देगा, नहीं देगा, ठीक है। डिलीवर फ्रेश गैस फ्लो एज वर्किंग एज कॉमन गेट आउटलेट, नहीं ये भी नहीं होगा। फ्रेश गैस फ्लो डिलीवर कर ही नहीं सकता ऑक्सिलरी फ्लोमीटर। ऑक्सिलरी फ्लोमीटर डिलीवर करता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हमारा, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, ना तो ACGO आएगा, ना CGO आएगा, ना मशीन फेलियर आएगा, इसमें मशीन, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन दे सकता है ये। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन फ्लोमीटर अगर हमारी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन ख़राब हो चुकी है, ठीक, कुछ डिलीवर नहीं कर रही है, फ्रेश गैस फ्लो डिलीवर नहीं हो रहा है, तो भी आप ऑक्सिलरी फ्लोमीटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिक्वेट LMA साइज फॉर 40 kg पेशेंट, ठीक है। 40 kg पेशेंट के लिए कौन सा LMA का साइज़ ठीक है, तो उसके लिए आएगा साइज़ 3, ठीक है। तो पिछली बार 80 kg का पूछा था, तो हो सकता है अलग अलग इस बार पूछ सकता है ना, तो दूसरे साइजेस भी हमको पता होने चाहिए। तो 40 kg के लिए साइज़ 3 है एडिक्वेट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग LMA कैन बी यूज्ड एज इंटूबेटिंग LMA। अब LMA जो हमने खैर हमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं था पहले, पर इसके क्वेश्चन हम सारे कर लेंगे, ठीक है, एयरवे से रिलेटेड जो भी हैं, तो आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं इसमें। LMA क्या होता है, नॉर्मली एयरवे को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, पेशेंट को इंसर्ट किया जाता है। अब क्या हो रहा है कि अगर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होता है, जैसे लेरिंगोस्कोपी से नहीं हो पा रहा है या फिर डिफिकल्टी आ रही है कुछ भी, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम कि इंट्यूबेटिंग LMA आप डालो, उसके अंदर से आप ई ट्यूब इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, ब्लाइंडली डाल सकते हो उसके अंदर से। तो ऐसे कुछ LMAs बनाए गए थे जिसकी वजह से इंट्यूबेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंट्यूबेटिंग LMA थे उनका नाम, ठीक है। तो उसका कौन सा टाइप है इसमें जो वो इंट्यूबेटिंग LMA है, क्लासिक नहीं है, प्रोसील ये भी नहीं है, सुप्रीम ये भी नहीं है, हमारा फास्ट ट्रैक LMA, जो फास्ट ट्रैक LMA है उसको बोल सकते हैं हम इंट्यूबेटिंग LMA, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले अभी तक आया है नहीं, पर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कफ। कफ के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन रेड रबर ET ट्यूब्स इट इज़ हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। अब जो कफ होता है हमारा, ठीक है, चाहे वो ET ट्यूब का हो चाहे ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का हो, इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, एक तो होता है प्रेशर इसका, एक होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो या तो हाई प्रेशर लो वॉल्यूम हो सकता है या फिर लो वॉल्यूम हाई प्रेशर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके ये वेरिएबल होते हैं। तो ये सबसे अच्छा तो क्या होता है, जो हमारा ट्रेकिया है उसको अगर आप इसमें कफ को फिक्स कर रहे हैं, तो जो कफ को है वो होना चाहिए हमारा लो प्रेशर विद हाई वॉल्यूम, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हाई प्रेशर लो वॉल्यूम देंगे तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो ट्रेकिया होती है उसको बैरोट्रोमा हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इडेमा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मॉडर्न ET ट्यूब वगैरह हैं हमारी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब्स वगैरह हैं, वो कौन सा कप यूज़ किया जाता है उनके अंदर, लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम कप इसमें यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन एक बार, रेड रबर ET ट्यूब्स इट इज़ हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। रेड रबर की ट्यूब्स पहले यूज़ की जाती थी पुराने टाइम पे, अब यूज़ नहीं करते। तो उनमें क्या होता था, उसमें उल्टा था कि हाई प्रेशर था और लो वॉल्यूम था, जबकि अब जो PVC ट्यूब्स अभी जो आ रही हैं उनमें लो प्रेशर होता है और साथ में हाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। और ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में भी सेम है, लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। तो सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो गए इसके अंदर, क्योंकि रेड रबर में तो पहले के टाइम पे उल्टा चल रहा था, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम था। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप समझ भी नहीं आ रहा है तो बस एक बार याद कर लो इसको, ठीक है, कि जो हमारे कफ होता है हमारा, जो ट्रेकिया के अंदर कोई भी कफ जा रहा है वो होना चाहिए लो प्रेशर विद हाई वॉल्यूम, ठीक है, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, लो प्रेशर हाई वॉल्यूम, ठीक है। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट टू प्रिवेंट इंजरी इडेमा एंड रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ एस्पिरेशन इन ट्रेकिया द कफ शुड बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, वो कफ हमारा होना चाहिए लो प्रेशर हाई वॉल्यूम का। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर पोर्ट इन मॉनिटर पोर्ट डिपिक्ट्स, ठीक है, जो अब हमारा मल्टी पैरा मॉनिटर होता है ना सेम वर्क स्टेशन पे, वहाँ से लीड्स होती हैं, ECG की होती हैं, SpO2 की होती हैं, BP की होती हैं, IBP की होती हैं, CBP की होती हैं, सबकी अलग अलग लीड्स लगाई जाती हैं, अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। तो जो अटैचमेंट होता है ना यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, तो वहाँ पे अटैचमेंट है जैसे कि, ठीक है, तो ये अटैचमेंट अलग अलग कलर कोडिंग के किए हुए होते हैं, ठीक है, ताकि आज इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि हाँ अगर आपको IBP लगाने हैं तो यहाँ लगा दें, अगर आप ECG लगाने हैं तो यहाँ लगा दें। तो उसके लिए कलर कोडिंग की जाती है इनकी भी। तो ये पूछ रहा है कि रेड कलर पोर्ट किसको डिनोट करता है, तो रेड कलर पोर्ट डिनोट करता है IBP को, ठीक है, इंट्रावेनिस क्या बोलते हैं इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले 2-3 साल पहले, AIIMS दिल्ली का OT असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था तब पूछा था ये, ठीक है। ग्रीन कलर जो होता है वो होता है ECG का, ठीक है, ECG का। ब्लू होता है SpO2 का, IBP होता है रेड, ठीक है, टेम्परेचर का होता है येलो। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये देख सकते हैं आप, देखो
टी वाला टेम्परेचर येलो है, रेड वाला IBP है, ये ग्रीन कलर डिनोट कर रहा है ECG को, ब्लू कलर डिनोट कर रहा है SpO2 को, ठीक है। तो ये मेन 4 तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेजेस ऑफ प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। यही क्वेश्चन में पहले हमने पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन डाल दिया है कि प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन में क्या होती है, 5 फेजेस पाई जाती है, 5 पाई जाती है ना। तो सबसे पहले उसमें वैक्यूम क्रिएट करती है मशीन, उसके बाद में इंजेक्शन होता है, उसके बाद में डिफ्यूजन होता है, उसके बाद में प्लाज्मा होता है, उसके बाद में वेंट आउट होता है सब कुछ। तो ये 5 फेजेस होती हैं जो कि प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन की है, ठीक है। तो ऑल द ऑप्शंस आर इसमें करेक्ट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे कि कौन सी इसमें फेज प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन की नहीं है ऐसा करके, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखनी है अपने को वैक्यूम, इंजेक्शन, डिफ्यूजन, प्लाज्मा और वेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंसपलेशन इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज। ये क्वेश्चन तो इस बार भी पूछा गया था और हमारे टाइम पे पूछा गया था, तो उसमें आता है इसका आंसर CO2, ठीक है। CO2 के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि CO2 को आप अगर एक्सट्रीम लेवल पे जा भी चुकी है तो आप वॉश आउट भी करवा सकते हो उसको, तो हाइपर उसको ऑक्सीजनेशन अच्छे से प्रोवाइड करा दो, ठीक है, तो CO2 तो बाहर हो ही जाएगी, तो इसलिए CO2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी फेलियर इज डिफाइंड एज PO2 लेस देन 60 है और PO2 लेस देन 60 हो गया, ठीक है। नॉर्मली कितना होता है 95 के आसपास होता है ये PO2, और PCO2 जो होता है वो होता है हमारा 45 के रेंज के आसपास। ये बोल रहा है PCO2 50 से ज़्यादा हो चुका है और PO2 था 60 से कम हो चुका है, यानी कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है। ये रेस्पिरेटरी फेलियर के क्या है कंडीशंस हैं, तो ये दोनों आपको याद रखनी है। PO2 60 से कम हो गया या फिर PCO2 साथ में क्या हो गया 50 से ज़्यादा हो गया, तो रेस्पिरेटरी फेलियर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अभी जो ये कंसनट्रेशन देख रहे हैं PO2 PCO2, ये किस लेवल पे देखनी होती हैं, एल्वेलाई लेवल पे देखनी होती हैं या फिर वेन पे या फिर आर्टरी पे या फिर ब्रीथिंग सर्किट पे। तो पहली बात तो ये कि ये जो पैरामीटर आपको पता लगाए हैं ना आपने, ये कैसे पता लगाए हैं आपने, ABD सैंपल के थ्रू, और ABD सैंपल के थ्रू ही, ठीक है, आपने पता लगा पाए हैं, तो उसके हिसाब से आर्टरी में ही दिखे जाते हैं ये पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्शनिंग शुड बी लिमिटेड अप टू, ठीक है, कितनी देर तक सक्शनिंग करनी चाहिए, तो वो होता है 10 सेकंड्स के लिए ओनली। 10 सेकंड्स के बाद में पेशेंट को आपसे फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा ब्रीथिंग सर्किट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट इन BLS गाइडलाइन चार्ट। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट वाला गाइडलाइंस हैं उसमें अलग अलग स्टेप्स दी हुई हैं कि पहली स्टेप होनी चाहिए, दूसरी है, तीसरी है, तो ऐसे कर करके पूछ रहा है कि पहली स्टेप क्या होनी चाहिए उसके अंदर। ऑप्शन है चेक रेस्पॉन्स, क्या रेस्पॉन्स चेक करेंगे पेशेंट का, ठीक है, विक्टिम का, या फिर सेंड फॉर हेल्प नहीं, स्टार्ट CPR नहीं, आप सबसे पहले चेक करेंगे चेक डेंजर कि वहाँ पे आपका रुकना सेफ़ है कि नहीं, ठीक है। सेफ़ है तो पहली स्टेप है, उसके बाद में आप आगे जाएंगे पेशेंट के विक्टिम के पास में और रेस्पॉन्स चेक करेंगे उसका। उसके बाद में है हमारा हाउ मच ऑक्सीजन कंटेंट इज़ इन एक्सपायर्ड एयर। तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारा एक्सपायर्ड एयर में कितना होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इंस्पायर्ड वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्सपायर्ड का अभी तक नहीं पूछा, तो ये भी पूछ सकता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में कितना होता है 21% ऑक्सीजन होता है, हमको पता है। तो 21 में से क्या होता है 5% हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, बाकी का एनवायरनमेंट को वापस कर देती है। हम जो एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसमें सारी की सारी CO2 नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि सारी की सारी CO2 हम भरते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, ऐसा नहीं है, हम उसको 16% ऑक्सीजन भी वापस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अबंडेंट नाइट्रोजन विच इज़ प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इंस्पायर्ड बाई अस, ठीक है। जो एयर के अंदर क्या होता है अबंडेंट अमाउंट होता है नाइट्रोजन का। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ द फॉलोइंग गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, तो नाइट्रोजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अबंडेंट नाइट्रोजन है, वो क्या कर रहे हैं, हम इंस्पायर कर रहे हैं, एयर के साथ में इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसा कोई फिल्टर तो लगा हुआ है नहीं कि सिर्फ हम ऑक्सीजन ही लेंगे बाकी गैस वापस बाहर कर देंगे, ठीक है। अंदर तो पूरी ली जा रही है, 500 ml जब टाइट वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसमें CO2 की इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, सब कुछ पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। काम का अपने सिर्फ क्या था ऑक्सीजन। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नाइट्रोजन है उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन एल्वेलाई एंड पास टू ब्लड वेसल्स, गलत है, ये पास आउट नहीं हो सकता क्योंकि सोल्यूबल ही नहीं है ये। दूसरा इट मेंटेन्स एल्वेलरी कैपिलरी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ये भी गलत है, इसका कोई रोल नहीं है परमेबिलिटी कैपिलरी परमेबल मेम्ब्रेन को परमिबिलिटी की मेंटेन करने के लिए, कोई रोल नहीं है इसका। तीसरा इट मेंटेन्स ऑक्सीजन लेवल एट एल्वेलाई, इसका भी कोई रोल नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये जाके बैठ जाती है अंदर, जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो बाहर निकल जाएगी, बस यही काम है इसका, ठीक है, कोई और काम नहीं होता है। इट डज़ नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती हमारी बॉडी में जाके, ठीक है। सो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPR इज़ कंसिडर्ड फेल इफ़, ठीक है। CPR को कब फेल मानेंगे आप, अगर पहला ऑप्शन हमारा EtCO2 20 से कम है, EtCO2 10 से कम है, EtCO2 20 से ज़्यादा है और EtCO2 50 से ज़्यादा है। तो CPR जब आप दे रहे हैं तो
ETCO2 मॉनिटरिंग की जाती है पहली बात, ठीक है। ETCO2 मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं तो उसको पता लगाने के लिए कि आप एडिक्वेट डेप्थ आप दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे कंप्रेशन में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ETCO2 है वो मोर देन 20 आना चाहिए, ठीक है। फेल कब कहलाएगा, फेल कहलाएगा अगर 10 से कम आ रहा है तो। अब इसका मतलब 10 से कम ETCO2 आ रहा है मतलब आप उसको ठीक से कंप्रेशन नहीं कर दे पा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। आपको ठीक करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा CPR। नेक्स्ट है बेस्ट मॉनिटर टू एसेस CPR एफिशिएंसी। CPR की एफिशिएंसी को एसेस करने के लिए कौन सा मॉनिटर सबसे अच्छा होता है? SpO2 नहीं, NIBP नहीं, ETCO2 यस, टेम्परेचर नो। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। CPR को एसेस करने के लिए मोस्ट जो एक्यूरेट पैरामीटर है वो आप यूज़ कर सकते हो ETCO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स चेक इन बिटवीन CPR, ठीक है, COR नहीं CPR है। मस्ट नॉट बी मोर देन, किससे कितनी देर से ज़्यादा आप पल्स को चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इतनी देर के लिए पल्स चेक करना है, फिक्स टाइम लिमिट होता है। अगर उसके अंदर पल्स नहीं मिल रही है तो आप फिर से CPR कंटिन्यू कर लेंगे। तो कितना ड्यूरेशन होता है? वो होता है हमारा 10 सेकंड्स, ठीक है। 10 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम पल्स चेक करने पे नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं भी आ रही है तो वापस कंप्रेशन शुरू कर देना है, अगले साइकिल के लिए बाद आना चेक करने के लिए। नेक्स्ट है कंप्रेशन ब्रेथ रेशियो इन केस ऑफ चाइल्ड एंड रेस्क्यूअर्स आर 2। अभी बोल रहा है कि कोई चाइल्ड पेशेंट था, विक्टिम है चाइल्ड, कार्डियक अरेस्ट का है, तो इसमें आपको कंप्रेशंस देने हैं, कंप्रेशन और ब्रीथ के जो देने हैं साइकिल। तो ये बोल रहा है कि 2 लोग हैं आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। रेस्क्यूअर कितने हैं? 2 हैं। तो रेशियो कितना होगा इसका? तो रेशियो होता है नॉर्मली एडल्ट के अंदर माने तो 30:2 होता है, पर अगर पीडियाट्रिक में 2 लोग अवेलेबल हैं तो होता है हमारा रेशियो 15:2, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है 15:2। कंप्रेशन टू ब्रीथ रेशियो इन COLS, ठीक है। कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट ऐसे कुछ करके इसकी फुल फॉर्म होती है, कंप्रेशन ओनली। तो इसमें क्या होता है कि कंप्रेशन ओनली का मतलब है कि इसमें ब्रीथ प्रोवाइड नहीं की जा रही पेशेंट को, सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ब्रीथ देना नहीं आती है पेशेंट को, आप अनट्रेंड हो या फिर आपको पूरी टेक्निक के बारे में पता नहीं है, तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, CPR दीजिए पेशेंट को। तो रेशियो कितना होता है? कंप्रेशन टू ब्रीथ का रेशियो होता है हमारा 100:1। इसी में अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें ब्रीथ कितने देते हैं तो ब्रीथ होती है 0, ठीक है। COLS बोलते हैं इसको। कितना हो गया? 100:0। उसके बाद में नेक्स्ट है COLS इज़ यूज्ड फॉर, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट इज़ यूज्ड फॉर, किसके लिए बनाया गया था? मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं, मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये आपको जो टेक्निक पता होती है 30:2 वाली ब्रीदिंग वाली, तो उनके लिए नहीं बनाया गया है। ट्रेंड के लोगों के लिए भी नहीं बनाया गया है, ठीक है। ICU नर्सेस को पता होता है तो उनके लिए भी नहीं बनाया गया। ये बनाया गया अनट्रेंड ले पर्सनस के लिए, यानी कि जिनको कुछ भी मतलब मेडिकल के बारे में पता नहीं है, ठीक है, कोई टेक्निक बारे में पता नहीं है सबके में, तो उन पर्सनस के लिए बनाया गया है COLS कि नॉर्मली कंप्रेशन भी अगर करेंगे तो पेशेंट को मतलब विक्टिम को कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ना, उससे कुछ तो ब्लड पुश होएगा। तो अगर उनको ब्रीदिंग वगैरह नहीं आता है तो वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं COLS यानी कंप्रेशन दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको 100:0 में। नेक्स्ट है हैंड्स पोजीशन वाइल स्क्रबिंग शुड बी। जो हमारे हैंड्स होते हैं मतलब हाथ जब स्क्रब कर रहे होते हैं तो हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए? डाउन साइड, लिटरली अपराइट या फिर स्ट्रेट, तो वो होने चाहिए अपराइट, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेस्ट सूचर। फाइनेस्ट मतलब सबसे पतला, ठीक है। सबसे पतला कौन सा होगा? पहले देखते हैं 2 नहीं होगा, 20 ये आता है, 20 मतलब 2 0, 30 मतलब 3 0, ठीक है। एक होता है 0। तो ये पूछा है सबसे पतला कौन सा? सबसे पतला होगा 30। तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि ये 20 दे रखा है मतलब कि 2 है ये, 30 मतलब 3 है ये। इसका मतलब है कि 20 का मतलब है कि 2 0 हैं, 30 का मतलब है 3 0 हैं, ठीक है। लास्ट में एक अकेला 0 है तो 0 आंसर नहीं करना है इसका आंसर करेंगे हम 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्न पेशेंट्स है। जो बर्न पेशेंट्स होते हैं उनके पास में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मैक्सिमम रेंज में मतलब एडवांसली पाया जाता है, मोर पाया जाता है? तो वो हो जाता है हमारा पोटेशियम, क्योंकि हाइपरकैलेमिया होता है इन पेशेंट्स को, ठीक है। हाइपरकैलेमिया, तो पोटेशियम का अमाउंट इसमें ज़्यादा होता है बर्न पेशेंट्स में। नेक्स्ट है डिस्फेजिया मीनिंग, ठीक है। डिस्फेजिया का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन डाइजेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, डिफिकल्टी इन आई ब्लिंकिंग। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा डिस्फेजिंग का। डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, एक सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया इंक्लूड्स, ठीक है। हर्निया के ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं? हर्नियोटोमी कर सकते हैं, हर्नियोरेफी कर सकते हैं, हर्नियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो तीनों ये हर ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट।
नेक्स्ट है लो CVP एंड लो BP इंडिकेट, CVP भी लो है, BP लो है, ठीक है। अगर हाई CVP लो BP होता तो राइट साइड का हार्ट फेलियर होता, हमने कल क्वेश्चन किया था। अब क्या हो गया, लो CVP है, लो BP, दोनों ही कम है, तो दोनों ही कम है तो क्या होता है, शॉक की कंडीशन है, फ्लूइड ही नहीं है पेशेंट के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABG एनालिसिस स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर असेसिंग, मेनली किसके लिए असेस कर सकते हैं ABG को, कार्डियोजेनिक नहीं, रीनल नहीं, हेपेटिक नहीं, स्पेसिफिकली ये यूज़ किया जाता है पल्मोनरी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए कि ABG में लिखी जाती है पल्मोनरी के लिए। नेक्स्ट है RSO2 टेक्निक रिलेटेड टू, RSO2 टेक्निक किसके लिए यूज़ की जाती है, हमने पढ़ा था SPO2, ठीक है। SPO2 में नीचे जाके छोटा सा एक पैराग्राफ है RSO2 का, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस ऐसे कुछ करके नाम है इसका, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोमेट्री ऐसे कुछ करके। तो ये किसका सैचुरेशन मेंटेन करता है, मतलब मेंटेन क्या मेजर करता है, ये करता है हमारा सेरिब्रल ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, ठीक है। तो अगर SPO2 आप मेजर करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल परफ्यूजन दिया जाता है किसके थ्रू, अगर आप हाथ में लगा रहे तो हाथ का बताएंगे, पैर का लगाएंगे पैर का बताएंगे, पर आपको पर्टिकुलर किसी एरिया का चाहिए, जैसे ब्रेन का चाहिए, तो कितना होता है, ये RSO2 यूज़ कर सकते हो आप, RSO2 टेक्निक है। कितना होता है नॉर्मली 55% से 80% के आसपास होता है नॉर्मल रेंज उसकी, ठीक है। तो RSO2 टेक्निक किसके लिए यूज़ करते हैं, सेरिब्रल ऑक्सीजन मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETCO2 ग्राफ शोविंग डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, एंड इन लास्ट केम टू जीरो, लास्ट में आते आते वो कम होते होते कहाँ आ गया, जीरो आ गया। कॉजेज फॉर दिस, ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है, एटीट्यूब कफ लीक, कफ में कोई लीक है, लीक होगा तो ETCO2 कम ज़रूर होगा, ETCO2 कम नहीं होगा, सॉरी ETCO2 इस कंडीशन में बढ़ेगा क्योंकि वेंटिलेट नहीं हो रहा है ना पेशेंट अच्छे से, तो इसमें तो पहला ऑप्शन तो कट गया हमारा। दूसरा ऑप्शन है ओल्ड ट्यूब ET ट्यूब कफ नॉट इन्फ्लेटेड प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली आपने इन्फ्लेट नहीं किया उसको, ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ETCO2 तो बढ़ना ही है क्योंकि वेंटिलेट नहीं होगा अच्छे से। तीसरा है ET ट्यूब डिटैच हो चुकी है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसमें क्या होगा, धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत डेड स्पेस में बच रही थी गैस, वो पेशेंट इंस्पायर करेगा तो वो थोड़ा बहुत उसमें आएगा ETCO2, फिर वो एकदम आते आते जीरो हो जाएगा, तो ET ट्यूब डिटैच इसका ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETCO2 ग्राफ शोविंग इंक्रीजिंगली, मतलब इंक्रीज हो रहा है, पॉसिबली कॉजेज आर, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो पॉसिबल कॉज क्या है इसके, पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं, ऑप्शन है हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेट ठीक से नहीं हो रहा, ठीक से वेंटिलेट नहीं हो रहा तो CO2 का कंटेंट तो बढ़ना ही है, ठीक है, तो ये तो ठीक है हमारा। दूसरा हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि CO2 का कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ये भी ठीक है हमारा। तीसरा है सोडा लाइम एग्जॉस्ट हो चुका है, सोडा लाइम जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो जो हमारी ETCO2 का ग्राफ है, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा, इसके साथ में FiCO2 भी बढ़ती है, ठीक है, FiCO2 बढ़ती है। सो हमारा ऑल दिस ऑप्शंस आर करेक्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है ETCO2 ग्राफ नोट कमिंग टू जीरो, पॉसिबल कॉजेज आर, ETCO2 का जो ग्राफ है वो जीरो पे नहीं आ रहा, मतलब कि क्या हो रहा है, CO2 रिटेन कर रहा है पेशेंट, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, ET ट्यूब डिटैच हो चुकी है, डिटैच हो गई तो क्या होगा, वो तो धीरे धीरे कम होती होती जीरो पे आ जाएगी ETCO2, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में भी क्या होता है, वो जीरो पे आ जाएगा, तो ये भी नहीं होएगा। तीसरा बचता है APL वाला डैमेज, APL वाला डैमेज ये ठीक है, अगर ये डैमेज हो गया तो पेशेंट क्या करेगा, रीब्रीथ करेगा, रीब्रीथ कर रहा है मतलब कि पेशेंट के पास CO2 रिटेन कर रहा है, CO2 रिटेन कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो जीरो पे नहीं आ पा रही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, APL वाला डैमेज्ड। हाइपोवेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं होगा तो ETCO2 कम आएगी, ऐसा नहीं है कि जीरो पे आएगी, जीरो पे नहीं आएगी सॉरी, ठीक है, तो APL वाला डैमेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ब्लड इज इनफ फॉर ABG सैम्पलिंग, ये अलग अलग बुक्स में अलग दे रखा है, पर अजय यादव के हिसाब से दे रखा है कि 0.2 ml इनफ होता है, ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है वाउंड इन्फेक्शन चांसेस आर मोर इन, जो वाउंड इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा किस कंडीशन में होंगे, हाइपोकैलेमिया में, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन में, या फिर हाइपोटेंशन में, या फिर हाइपोथर्मिया में। मेनली अगर देखें तो हाइपोथर्मिया में चांसेस ज़्यादा होते हैं वाउंड इन्फेक्शन के, ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज मोर करेक्ट। नेक्स्ट है बेस्ट एक्यूरेसी फॉर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, बेस्ट एक्यूरेसी क्या, सबसे पहले आपको पता है कोर होना चाहिए, तो कोर इसके अंदर है, इसके अंदर है, ये तो कट गए। नेक्स्ट है एक्सिलरी, एक्सिलरी क्या है, पेरिफेरी है, ये तो गलत हो गया, कोर होता है, फिर रेक्टल होता है, फिर पेरिफेरल होता है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा गलत है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग इज डन टू एसेस, ठीक है, क्या एसेस करने के लिए न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग की जाती है, पहला ऑप्शन है इंडक्शन एजेंट को फंक्शनिंग देखने के लिए, नहीं, इनहेलेशन एजेंट की फंक्शन देखने के लिए, नहीं, मसल एजेंट की, हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ओपियोइड की नहीं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फीडिंग इज सीन विद, फीडिंग किस में देखने को मिलती है, फीडिंग हमको देखने को मिलती है NDMR के अंदर,
ठीक है, हमको पता है DMR में नहीं मिलती है। DMR में क्या होता है, सक्शनल कोलिन, बाकी इसके अलावा जो बच गए सब NDMR में आते हैं। तो बैक्यूरोनियम, मेट्रिक्यूरियम, रोक्यूरोनियम सब में आ जाएगा फीडिंग। ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड इन रूटीन केसेस। रूटीन केसेस में कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं? तो टिटेनिक स्टिमुलेशन नहीं, डी ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं। पोस्ट टिटेनिक ये भी डी ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं। डबल बस्ट डी ब्लॉक्स में यूज़ करते हैं। ट्रेन ऑफ 4 आप रूटीनली यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मॉनिटर फॉर टीवा। टीवा के लिए बेस्ट मॉनिटर कौन सा है? ऑप्शन हैं ऑर्डिनरी इवोक्ड रिस्पॉन्स, बिस या फिर मैक। ठीक है, तो मैक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनहेलेशन एजेंट्स के लिए होता है। तो ऑर्डिनरी इवोक्ड रिस्पॉन्स बचा है, बिस बचा, तो मोस्ट बेस्ट पूछ लिया इसके अंदर, तो बेस्ट के अंदर जाएगा आंसर बिस। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है बिस। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग इन टीवा आर। ठीक है, कौन कौन से ड्रग मोस्टली यूज़ करते हैं? डेक्समेट करते हैं, पेंटालिन करते हैं, प्रोपोल करते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेक्समेटामिडीन इज, ठीक है, अल्फा वेगन एगोनिस्ट है, अल्फा 3 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है ये। ठीक है, याद रखना है इसको, अल्फा 2 एगोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट टू मेजर ब्लड लॉस। मोस्ट एक्यूरेट पूछा है, अगर ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं बोलता तो कौन से हैं? तीनों ही ब्लड मेजर करने के हैं, ब्लड लॉस मेजर करने के टेक्निक्स हैं, पर मोस्ट एक्यूरेट पूछा है तो क्लोरीमेट्रिक। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स नॉट डायरेक्टली टेल अबाउट कंडीशन ऑफ शॉक। शॉक की कंडीशन के बारे में डायरेक्टली नहीं बताएगा। PO2 कम हो रहा है, ठीक है, ये बताता है। ठीक है, PO2 कम हो रहा है यानी कि ब्लड कम पहुंच रहा है, ये तो है। ठीक है, दूसरा डिक्रीज इन सिस्टोलिक BP कम हो रहा है तो ये भी बताता है। इंक्रीज इन PCO2, ऑक्सीजन कम हो रहा है, CO2 बढ़ेगा तो ये भी बता ही रहा है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन तो क्या हो गया हमारे करेक्ट हो गए। लास्ट बचता है डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का कम होना को डायरेक्टली नहीं बताता कि हाँ कि इसको शॉक हो चुका है पेशेंट को। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ICP कैन बी इंक्रीज ड्यू टू। इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसकी वजह से इंक्रीज होता है? सक्शनल कोलिन की वजह से होता है, कीटामिन की वजह से होता है, EDI की वजह से होता है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज लेरिंगोस्कोपिक ब्लेड्स। तो जो लेरिंगोस्कोप के ब्लेड्स होते हैं उसको स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं? ऑटोक्लेव नहीं कराना, लाइट खराब हो जाएगी। हॉट एयर ओवन नहीं कराना, ठीक है, डैमेज हो जाएगा, अंदर की लाइट्स वगैरह डैमेज हो जाएंगी। केमिकल स्टरलाइजेशन ये कर सकते हो, सनलाइट से कोई स्टरलाइज हो नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, केमिकल स्टरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा जंक्शनल रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, नियोनेट्स में पाए जाते हैं, सही बात है, बच्चों में, बूढ़ों में पाए जाते हैं, ट्रोमा या बर्न के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, न्यूरोपैथी पेशेंट्स में पाए जाते हैं, नर्व इंजरी पेशेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है, अनदर नेम ऑफ डीपोलराइजर। डीपोलराइजर का दूसरा नाम क्या? तो दूसरा नाम होता है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स का लेप्टोक्यूरेर। ठीक है, लेप्टोक्यूरेर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और NDMR होते हैं, उनका दूसरा नाम है पैकिक्यूरेर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, लेप्टोक्यूरेर और पैकिक्यूरेर। उसके बाद में नेक्स्ट है, मोस्ट कार्डियोस्टेबल ओपियोइड। ठीक है, मोस्ट कार्डियोस्टेबल कौन सा है? मॉर्फिन तो है नहीं, ठीक है, और फेंटानिल है, कोडीन नहीं है, सल्फेंटानिल, सुपेंटानिल भी नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, कार्डियोस्टेबल ड्रग हम फेंटानिल को मानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट पोटेंट ओपियोइड इज। मोस्ट पोटेंट कौन सा है? मॉर्फिन नहीं, बुटरफिनोल नहीं, फेंटा हो सकता है, अल्फेंटानिल हो सकता है। इन दोनों में क्या है? अल्फेंटानिल और फेंटानिल दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? ज़्यादा पावरफुल होता है फेंटानिल। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में सुपेंटानिल होता तो फिर आंसर सुपेंटानिल जाता। नेक्स्ट है, विच इज़ ओपियोइड ऑफ चॉइस फॉर डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी के लिए ओपियोइड ऑफ चॉइस कौन सा होता है? जो जल्दी से एक्ट करेगा, जल्दी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, रैपिड ऑनसेट और लेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो वो होता है हमारा रेमिपेंटानिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। लॉन्गेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है? लॉन्गेस्ट में आता है डॉक्साक्यूरियम और शॉर्टेस्ट में आता है कंटाक्यूरियम। ठीक है, नेक्स्ट है, स्लोवेस्ट रिकवरी इज सीन विद। जो स्लोवेस्ट रिकवरी होती है वो किसके अंदर देखी जाती है? रिकवरी किस पे डिपेंड करती है? रिकवरी डिपेंड करती है BGPC पे। ठीक है, पोटेंसी डिपेंड करती है मैक पे, और रिकवरी और इंडक्शन डिपेंड करता है BGPC पे। ठीक है, तो BGPC जिसका क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी से रिकवरी हो जाएगी उसकी। तो सबसे कम किसका है इनके अंदर? सबसे कम इसके अंदर है, सॉरी हरी ने स्लोवेस्ट रिकवरी पूछा है ना, तो स्लोवेस्ट रिकवरी किसके अंदर होगी? जिसका BGPC क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा अगर BGPC होगा तो वो ब्लड में घूमता रहेगा, मतलब बाहर ही नहीं जा पाएगा रेसिडेंट, तो रिकवरी भी क्या होती है उसकी, स्लो ही होती है। तो BGPC ज़्यादा किसका है? इन तीन चारों में से ज़्यादा है एलोथीन का। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक सर्जरी। ठीक है, एजेंट ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक सर्जरी कौन सा होता है? वो नॉर्मली आइसोफ्लुविन माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्सल एजेंट ऑफ मीवाक्यूरियम इज, ठीक है, मीवाक्यूरियम का रिवर्सल एजेंट क्या है, तो वो होता है एड्रोफोनियम, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में बैक मास्क वेंटिलेशन कैन इंक्रीज IAP यानी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ाता है। बैक मास्क वेंटिलेशन किस में बढ़ाएगा, एब्डोमिनल ट्यूमर पेशेंट में बढ़ा देता है, ठीक है, प्रेग्नेंट पेशेंट में भी बढ़ा देता है, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में सभी में बढ़ा देगा। ऐसे कोई कंडीशन देख के नहीं बढ़ाएगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है, बैक मास्क आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से ईसोफेगस में भी जा रही है एयर, और जो फ्रेश गैस फ्लो था और कहाँ जा रही है, ट्रेकिया में भी जा रही है, तो दोनों में जा रही है, तो ये तो हर कंडीशन में IAP को बढ़ाएगा, ठीक है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एरिथमिया दैट कैन बी सीन इन इंट्राऑपरेटिव पीरियड इज, वो होता है टैकीकार्डिया, ठीक है, क्योंकि पेन स्टिमुलस आती है पेशेंट को, जब इंसिजन लगेगा पेन होगा, कोई प्रोसीजर होगा पेन होगा, तो पेन की वजह से टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर सीन विद नाइट्रस ऑक्साइड, डिफ्यूजन हाइपोक्सिया, कंसंट्रेशन इफेक्ट, ऑगमेंटेड इनफ्लो इफेक्ट, सभी हमको देखने को मिलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ मैप, यानी मैप का मतलब क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, ये पता होना चाहिए फुल फॉर्म आपको, मीन आर्टीरियल प्रेशर। ऑप्शन है 20 से 40, 40 से 60, 50 से 100, 70 से 100 mmHg। करेक्ट इसकी जो रेंज होती है वो होती है 70 to 105 mmHg के पास होती है, तो 70 to 100 हम मानेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइपोटेंशन यानी बीपी कम ड्यूरिंग एनेस्थीसिया शुड नॉट डिक्रीज बाई, तो ये बोल रहा है कि एक रेंज होती है, ठीक है, एनेस्थीसिया के ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि बीपी फॉल होता है, ठीक है, हमको पता है। अब ये रूल है कि बीपी फॉल जो करा रहे हो आप, जो हो भी रही है, उसका एक लेवल होता है कि उससे कम बीपी नहीं होनी चाहिए पेशेंट की, ठीक है, एज कम्पेयर टू प्री ऑपरेटिव बीपी। तो ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/3 और 1/5। किससे कम नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, 1/3 ऑफ प्री ऑप बीपी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं पेशेंट की बीपी पहले 120 थी प्री ऑप में, तो 1/3 कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि क्या 40 से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 80 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। 80 से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल है 1/3 से कम नहीं होने देना होता है हमको। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इज, मोस्ट कॉमनली जो प्री ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है, वो होता है हमारा पेन, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को इफेक्ट खत्म होने के बाद में एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद पेन ही होता है, तो मोस्ट कॉमनली तो पेन देखा जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सब में नहीं होता, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आंसर जाता मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद डेथ इन एनेस्थीसिया प्रैक्टिस, तो आंसर जाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें तो क्या आएगा, पेन आएगा। सेकंड नंबर पे आता है PONV पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आता है ये। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, तो नॉर्मली पहले तो कोई कॉम्प्लिकेशन बताया नहीं था कि रेस्पिरेटरी था कि कार्डियोजेनिक था, अब बोला है कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं, पल्मोनेडेमा नहीं, एटलेक्टिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। रेस्पिरेटरी में क्या खराब होगा, मोस्ट कॉमनली एटलेक्टिस होएगा। पूरी बॉडी में क्या होता है, पेन होता है। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव CNS कॉम्प्लिकेशन, आप पूछ लिया कि CNS पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है मोस्ट कॉमनली। कन्वल्जन्स हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलते हैं। डेल्यूरियम की स्टेट होती है एक्साइटमेंट की स्टेट, ठीक है, एक्साइटमेंट थोड़े ना देखने को मिलेगा एनेस्थीसिया के बाद में आपको, वो तो शांत रहता है पेशेंट, तो ये भी गलत हो गया। डिले रिकवरी इनएडिक्वेट रिवर्सल, ये दोनों क्या बोल सकते हैं आप, ये हैं पोस्ट ऑपरेटिव CNS कॉम्प्लिकेशंस माने जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस। इसके बाद में नेक्स्ट है मैक्सिमम टॉर्निकेट टाइम लिमिट इस, मैक्सिमम टॉर्निकेट की टाइम लिमिट कितनी होती है, 2 घंटे मैक्सिमम आप बांध सकते हो, उसके बाद आपको गैप देना पड़ेगा, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट कैन बी सीन पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया, पोस्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। हाइपोटेंशन होता है, सही है, ब्रेडिकार्डिया होता है, सही है, शिवरिंग होती है क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से टेम्परेचर लॉस होता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है पेशेंट को, तो इसकी वजह से शिवरिंग देखने को मिलती है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्शनल कोलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, ठीक है, हाइपरथर्मिया में नहीं देंगे क्योंकि इसकी वजह से पहले टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और बढ़ जाएगा इसकी वजह से। हाइपरकैलेमिया पहले से पोटेशियम के लेवल ज़्यादा है, इसकी वजह से और बढ़ जाएगा, नहीं देंगे। बर्न के पेशेंट्स में पहले से पोटेशियम ज़्यादा होता है तो नहीं देंगे, इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन प्रेग्नेंट लेडी यूट्रस इज शिफ्टेड टू, यूट्रस को किस साइड शिफ्ट किया जाता है, CPR दे टाइम उसको शिफ्ट करेंगे, उसका जो राइट वाला पोर्शन है IJV मतलब IJV हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, ठीक है, तो वो वाला पोर्शन हमको फ्रीली छोड़ना होता है। तो फ्रीली कैसे छोड़ेंगे, जो यूट्रस होता है वो कंप्रेस करके रखता है उसको राइट IJV को, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वेना केवा से इनफ ब्लड ऊपर तक जा नहीं पाता, तो सर्कुलेशन में इस पर क्या होता है इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से, क्योंकि ब्लड ही नहीं जा पा रहा, प्रीलोड ही कम पहुँच रहा है, ठीक है। तो सबके पास CPR के टाइम पे इनफ ब्लड नहीं पहुँच पाएगा वाइटल ऑर्गन्स के पास में, तो क्या किया जाता है, जो यूट्रस था उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि राइट साइड वाला पोर्शन फ्री हो जाए, ठीक है।
सो इसका करेक्ट आंसर आएगा लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन क्रॉस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को कौन कौन से ड्रग्स क्रॉस कर सकते हैं? तो मैंने बताया था कि एक तो रिवर्सल ड्रग्स क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, और एक ग्लाइकोपार्लेट, ठीक है, ग्लाइकोपार्लेट और रिवर्सल, और एक मसल रिलैक्सेंट्स, तो ये क्रॉस नहीं करते हैं। रिवर्सल में आप ग्लाइको प्लस नियो दोनों मान लो, और साथ में मसल रिलैक्सेंट मान लो, यानी कि बैक ये वगैरह सब कुछ एक्सेप्ट गेलामाइन, ठीक है, तो वो क्रॉस कर नहीं करते, बाकी सब कर देते हैं। ओपियोइड्स कर देगा, एट्रोपिन कर देगा, एट्रोपिन करता है जबकि ग्लाइकोपार्लेट नहीं करता, ठीक है, और गेलामाइन अकेला मसल रिलैक्सेंट है जो क्रॉस करता है। इंडक्शन एजेंट्स भी क्रॉस कर देते हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरथर्मिया इज एसोसिएटेड विद। हाइपरथर्मिया हो रहा है तो किस क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? EtCO2 एकदम सीवियर हाइक होगा, ठीक है, क्योंकि हाइपरथर्मिया हो रखा है। नेक्स्ट एसिडोसिस होगा, CO2 अगर बढ़ रहा है तो एसिडोसिस भी होगा ना, pH भी कम हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड भी ठीक है। थर्ड हमारा टेम्परेचर है 109 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हाइपरथर्मिया की कंडीशन है। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट है मैक्सिमम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन इज अकर ड्यू टू। जो मैक्सिमम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है वो किस वजह से होती है? मैक्यूरोनियम नहीं, रोक्यूरोनियम होती है, हाँ, ठीक है, एक तो इससे होती है, सक्शनल कोलिन से भी होती है, एट्राक्यूरियम भी इतना नहीं मानते। मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो एक तो रोकू बचा, एक सक्शनल कोलिन बचा। तो पहले मानते थे कि सक्शनल कोलिन की वजह से होती है, पर अब जो नई गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि रोक्यूरोनियम में ज़्यादा एविडेंसेस हैं इसके, ठीक है, मैक्सिमम एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के। तो पहले पे आ जाएगा रोकू, दूसरे पे आ जाएगा सक्शनल कोलिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्शन एजेंट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एड्रेनोकोर्टिकल सप्रेशन, ठीक है, एड्रेनोकोर्टिकल सप्रेशन की प्रॉपर्टी किसके पास होती है? प्रोपोफॉल नहीं, थाइपेंटोन नहीं, केटामिन नहीं, इटोमिडेट के पास होती है, ठीक है। थाइपेंटोन के पास क्या प्रॉपर्टी थी? एंटानाल जैसी की प्रॉपर्टी थी। इसके पास क्या प्रॉपर्टी? प्रोपोफॉल के पास में इसके पास एंटीमेटिक की प्रॉपर्टी है। इटोमिडेट के पास क्या प्रॉपर्टी है? एड्रेनोकोर्टिकल सप्रेशन की प्रॉपर्टी है। केटामिन के पास क्या है? कार्डियक स्टिमुलेंट की प्रॉपर्टी है। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं खुद की। तो एड्रेनोकोर्टिकल सप्रेशन किसकी वजह से? इटोमिडेट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्यूजन सेफ लिमिट्स ऑफ दीज ड्रग्स। प्रोपोफॉल के अगर इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो 48 घंटे कम देना, 48 घंटे से कम चलाना है, नहीं तो क्या होगा? प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन सिंड्रोम हो जाएगा। डेक्समेटामिन को आप चलाना है तो 24 घंटे से कम चलाएंगे, ठीक है। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, नन ऑफ दिस गलत है। सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तीसरा मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया। इसका लेवल हम मॉडरेट मान सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स में भी। सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अगर 80 क्वेश्चन है तो 80 में से 50 के आसपास तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। पर आपको वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब आप ठीक करेंगे तभी आपके सिलेक्शन के रेंज के पास आप पहुंच पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमको अच्छे से करने हैं। तो कल हमने किए थे और परसों किया था, 3 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं, तो अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो एक बार आप इन सबको देख लेंगे। उसके साथ में एक बार क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी एक बार आप समझ लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।